हाँ भाई गुड मॉर्निंग वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाई सबके? बढ़िया हो सारे लोग? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई सारे लोग बढ़िया एकदम? जल्दी जल्दी बता दो रे, क्या सब लोग बढ़िया हो? हाल चाल ठीक ठाक हैं? बढ़िया एकदम? यस सर आप बताओ। हाँ बढ़िया बेटा, हम भी बढ़िया हैं, तभी तो आपके सामने खड़े हैं। अगर कोई समस्या होती तो पड़े होते बेटा, है ना? हाँ, और आजकल समस्याओं का आपको पता ही है कि कोविड जैसी समस्या में आदमी खड़ा नहीं फिर पड़ा ही रहता है ना। चलो बहुत बढ़िया बेटा, सारे लोग अच्छे हो? हाँ भाई चलो ये बताओ भाई, कल वाले लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? किसी को प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन तक हम लोग पढ़ चुके थे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्या दिक्कत है। दिक्कत है तो यस, नहीं है तो नो, ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। जल्दी से कमेंट कर दो बच्चों, जल्दी से कमेंट कर दो। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। हाँ भाई, और कोई? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। चलो सर, आपको कल वाले लेक्चर में कोई समस्या नहीं है तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। कल वाले लेक्चर में बच्चा हम लोगों ने जो बात करी थी, कल वाले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर रिवाइज, पहले बोरॉन के बारे में बेसिक पढ़ा, फिर गैलियम के बारे में, फिर ईएन का ऑर्डर, फिर साइज का ऑर्डर, रिएक्शन नहीं कर रहा था H2O के साथ। और हाँ बेटा आस्था, आपने तो कल वाला पूरा ही एक साथ बता दिया, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ भाई चलो सर, बहुत बढ़िया। चलिएगा सर, आप लोगों को कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कोई समस्या किसी को नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखो सर, कल के लेक्चर में हम लोगों ने जहाँ पर लेक्चर को ख़त्म किया था, कल के लेक्चर में जहाँ पर हमने क्लास को ओवर किया था, वो पॉइंट था प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन। बोरॉन का प्रिपरेशन बच्चों हम लोग कर चुके थे, ठीक है? मेरे हिसाब से उसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं रही होगी, ठीक है? अब उसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं। बोरॉन जो है उसके केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं कि बोरॉन के कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस आपके पास होते हैं और कौन से केमिकल रिएक्शंस आपको बेटा देखने होते हैं, ठीक है? तो ध्यान से सुनना भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को प्रोग्रेसिव बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो सुनते जाना और बात को समझते जाना। देखना सर, आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ बोरॉन। ध्यान से सुन लेना भाई, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? केमिकल रिएक्शंस ऑफ बोरॉन। बोरॉन जो है उसके केमिकल रिएक्शंस की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन आपका बोरॉन देता है। तो सारे लोग जो है वो ध्यान से सुनते जाना और बात को समझते जाना। बहुत ही सिंपल तरीके से हम देखने की कोशिश करते हैं। ये बेटू आप लोगों का बोरॉन, ध्यान से सुनना भाई जो बता रहा हूँ, ये आप लोगों का कौन है? बोरॉन। अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो बोरॉन का रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करवा दो, आपको पता है ये रिएक्शन नहीं करता। लेकिन मेरे बच्चे, इसी बोरॉन की रिएक्शन तो हीट के साथ करवा दे। बोरॉन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन है, लेकिन इस बार अपन ने क्या कर दिया? हीटिंग कर दी। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? बोरॉन का ऑक्साइड B2O3। बहुत ही सिंपल है। आप लोग अगर बोरॉन की रिएक्शन को वाटर के साथ करवाना चाहो तो ये रिएक्शन नहीं करता है, कल के लेक्चर में देख चुके हैं, नेटवर्क सॉलिड होता है। बेटा अगर इसी बोरॉन की रिएक्शन को आप डाइल्यूट एसिड के साथ करवाना चाहो तो भी ये रिएक्शन नहीं करता, ये भी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद अगर आप चाहो कि इसकी रिएक्शन को NaOH के साथ करवा दूं तो भी बेटा ये रिएक्शन नहीं करता। अगर आप लोग चाहो कि बोरॉन की रिएक्शन को नाइट्रोजन के साथ करवा दें तो भी ये रिएक्शन नहीं करता। लेकिन हाँ, बोरॉन की रिएक्शन अगर नाइट्रोजन के साथ हीटिंग पर करवा दें तो ये क्या बना देता है बेटा? बोरॉन का नाइट्राइड, जो क्या बनता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपको देता है, ठीक है? अगर आप इसी बोरॉन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हो तो प्रोडक्ट क्या बनता है? H3BO3। और इसी बोरॉन की रिएक्शन अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा दो तो ये क्या बना देता है? H3BO3 या B2O3। अगर इसी बोरॉन की रिएक्शन आप कार्बन के साथ करवा दो, लेकिन बेटा साथ में क्या करवा दो? हीटिंग करवा दो, तो यहाँ पर क्या बनता है? हीटिंग है ये, क्या बनता है? B4C।
बोरॉन का कार्बाइड जो है वो आपके पास बन जाता है। ये बोरॉन के कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पर लिखे हुए हैं, इनको सबको हमने एक जगह पर इंक्लूड कर दिया है। ठीक है बेटा, अब अगली बात सुनना, अगले पॉइंट पर चलते हैं, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट आपका जो B4C है, इस B4C के बारे में आपको कुछ बातें बताता, बोरॉन का जो कार्बाइड होता है इसके बारे में कुछ बातें बताता हूं, ध्यान से सुनना। पहली बात, ये बोरॉन का कार्बाइड जो है वो कैसा होता है, तो अपन क्या कहते हैं बेटा, कोवलेंट कार्बाइड। कैसा होता है, कोवलेंट नेचर का होता है, कोवलेंट कार्बाइड होता है। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो यूज होता है, इसका जो यूज होता है वो कहां पर होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि यूज्ड इन मेकिंग, ध्यान से सुनते जाना, यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। आप लोग जो बुलेट प्रूफ जैकेट आपने सबने नाम सुना होगा, उस बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने में किसको यूज किया जाता है, B4C को यूज किया जाता है। अगली बात सुनना, B4C जो है वो ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये आपको दिखता कैसे है और बनता कैसे है उसकी बात करते हैं। आप सब लोग एक बात जानते हो कि बोरॉन जो होता है वो B12 की फॉर्म में क्या होता है, रहता है। B12 की फॉर्म में रहता है तो कार्बन, ध्यान से सुनना बेटा, कार्बन जो होता है वो कार्बन बोरॉन के साथ अटैच होता है। एक बोरॉन के साथ 12 कार्बन एटम्स क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, 11 हो गए और 12 हो गए। ये 12 कार्बन एटम क्या होते हैं, बोरॉन के साथ जुड़े होते हैं। आप एक बात और जानते हो कि कार्बन एटम जो होता है, उस कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो हर एक कार्बन एटम जो है वो 4B12 यूनिट के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। इसी टाइप से बाकी के जितने भी कार्बन है वो B12 के साथ क्या होते हैं बेटा, बॉन्डेड होते हैं। इस टाइप से आपकी बॉन्डिंग चलती है। अब अगली बात ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पर यूनिट की बात करता हूँ तो बोरॉन जो है वो किस फॉर्म में आया हुआ है, B12 की फॉर्म में आया हुआ है। कार्बन की मैं बात करूं तो कार्बन कितने हैं बेटा, 12 कार्बन है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक कार्बन कितने B12 से जुड़ा है बेटा, 4 के साथ। तो एक B12 में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो अपन क्या बोलेंगे भैया, 12/4। ये बात पल्ले पड़ गई होगी। एक B12 से 12 कार्बन जुड़े हुए हैं तो B12C12। एक कार्बन 4 B12 से जुड़ा है तो एक B12 में कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 12/4। बात पल्ले पड़ गई, सिंपल सा है। तो अपन क्या बोलेंगे कि आप इसको कैंसल आउट करके देखो, ये कितना आएगा 3 और इसको कैंसल आउट कर दो, कितना आएगा 4। तो आपके पास क्या बन जाता है, B4C। क्लियर है बेटा, ये कहानी किसकी होती है, आप लोगों के B4C की कहानी होती है। ये केमिकल रिएक्शन किसके हैं बेटा, आपके बोरॉन के हैं। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, समझ लो, कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता दो। फटाफट चेक कर लो मेरे बच्चों, फटाफट से चेक कर लो, कोई दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में बता दो। हाँ भाई, कोई दिक्कत बेटा, नो दिक्कत, बहुत अच्छे बच्चा। हाँ भाई, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो बच्चों। नो सर, चलो बहुत बढ़िया बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो और डन बोल दो ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएं। कोई समस्या नहीं है, चलो सर डन, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिएगा सर, ये आपका जो बोरॉन है उस बोरॉन के केमिकल रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपको NCERT पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ताकि आपको कहीं भी ऐसा फील ना हो कि यार हमने ऐसी बात तो सर से सुनी नहीं थी, क्या मास्टर ने ऐसी बातें बताई नहीं क्या। तो अपन क्या कर रहे हैं कि सर जितना भी NCERT में लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, पढ़ के चल रहे हैं, ताकि NCERT पढ़ने में बिल्कुल भी जोर ना आए। तो चलिएगा अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों जो है वो क्या है देखना, अगला जो पॉइंट है वो है यूजेज ऑफ बोरॉन। ध्यान से देखना क्या है, यूजेज ऑफ बोरॉन। बोरॉन जो है
उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। बोरॉन के दो इंपॉर्टेंट यूज होते हैं, उनमें से एक तो आपके जेईई मेन की एग्जाम में आया हुआ है। और आप लोग एक बात जानते हो बेटा, अगर जेईई मेन में कोई क्वेश्चन आ गया है तो नीट में भी आने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी जो है वो क्वेश्चन की बढ़ जाती है। तो वो बात ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। पहला देखो सर, बोरॉन फाइबर जो होता है, ध्यान से सुनना, बोरॉन फाइबर जो होता है, बोरॉन के जो तंतु होते हैं, बोरॉन फाइबर यूज किया जाता है कहाँ पर, तो अपन कहते हैं कि बोरॉन फाइबर इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बुलेट प्रूफ जैकेट। ध्यान से सुनना, क्या लिखा, बोरॉन फाइबर जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में काम में आता है। क्लियर है। अब बुलेट प्रूफ जैकेट को हिंदी में क्या कहते हैं वो तुम देख लेना, ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इसको हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल है। बोरॉन फाइबर को किसको काम में लिया जाता है, बोरॉन फाइबर को किस में काम में लिया जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। अब देखो सर, इसका जो सेकंड यूज होता है, इस सेकंड यूज को बता दूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस पर बेटा क्वेश्चन आ भी रखा है, क्वेश्चन इस पर पूछा भी गया है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है, क्या पूछा गया है, उसकी मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनना। बोरॉन जो होता है ना सर, बोरॉन में एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। बोरॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, ध्यान से सुनना, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। बात पल्ले पड़ गई। तो अपन क्या कहते हैं कि सर, ध्यान से सुनना, बोरॉन is used as neutron absorber, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर, ठीक है। बोरॉन जो है वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर का काम करता है। अब यार एक बात सुनना ध्यान से, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर कहाँ काम आता है, तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज, जहां पर आपने एक नाम सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, उस न्यूक्लियर रिएक्टर को हिंदी में बोलें तो नाभिकीय संयंत्र। न्यूक्लियर रिएक्टर बेटा जो होता है वो आपने अगर देखा हो, यानी कि आपने बुक्स में या टीवी पे ऐसे देखे होंगे, तो उसमें बेटू आप लोग देखते हो कि वहाँ पर क्या होता है, आपको जो पढ़ाया जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर आपके पास एक हैवी न्यूक्लियाई होता है। आप लोग हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स को उस पर बम्बार्ड करते हैं। जब आप लोग उस पर बम्बार्ड करते हैं तो हाई स्पीड न्यूट्रॉन जो है वो वहाँ पर कोलिजन करता है, और आप लोगों का जो हैवी न्यूक्लियाई है वो दो स्मॉल न्यूक्लियाई में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और वहाँ से क्या करता है, हीट रिलीज करता है। ये रिएक्शन चेन रिएक्शन चलती रहती है। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए, ध्यान से सुनना, न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए जो कंट्रोलिंग रोड्स काम में ली जाती हैं, जो नियंत्रक छड़ें काम में ली जाती हैं, वो किसकी बनाई जाती हैं, तो अपन क्या कहते हैं, आपके बोरॉन की बनाई जाती हैं। किसकी बनाई जाती हैं बेटा, बोरॉन की बनाई जाती है। बहुत ही सिंपल है। तो अपन क्या कहते हैं कि बोरॉन इज यूज्ड एज ए न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर इन न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज। इन न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज, सुन लेना भैया, न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज जो होती हैं, न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, इन न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज बोरॉन इज यूज्ड इन मेकिंग, बोरॉन इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ कंट्रोलिंग रोड्स। ध्यान से सुनना जो लिख रहा हूं, कंट्रोलिंग रोड्स, कंट्रोलिंग रोड्स बनाने में काम में लिया जाता है। कंट्रोलिंग रोड्स का मतलब क्या होता है, नियंत्रक छड़े। क्लियर है। ये बनाने में आप क्या करते हो बेटा, इसको यूज करते हो। और ध्यान से सुनना, देखो सर, आप लोगों का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको रिएक्शन के दौरान, जब रिएक्शन चल रही होती है, तो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर को कोई लॉस ना हो, कोई डैमेज ना हो, तो उसके लिए जो प्रोटेक्टिंग लेयर बनाई जाती है, प्रोटेक्टिंग शील्ड बनाई जाती है, जो रक्षण कवच बनाया जाता है, वो भी किसका बनाते हैं, बोरॉन का बनाते हैं। तो अपन कहते हैं कि कंट्रोलिंग रोड्स एंड प्रोटेक्टिंग लेयर, प्रोटेक्टिंग लेयर बोल दो या शील्ड बोल दो। शील्ड का मतलब क्या हो जाता है, कवच। तो प्रोटेक्टिंग शील्ड का मतलब क्या हो जाएगा, रक्षण कवच। क्लियर है। ये बनाने में भी हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट यूज होते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि कंट्रोलिंग रोड आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और अब जो चांस बन रहा है वो प्रोटेक्टिंग लेयर के बाद भी बात कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बेटा आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट यूज होते हैं। फटाफट से फोटो खींच लो, कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता दो। फोटो खींच लो बच्चों।
आस्था बिटिया क्या लिखा है आपने? H3BO3 इज ऑर्थोबोरिक एसिड। ये कहाँ गया इसमें? ऑर्थोबोरिक एसिड अभी स्टार्ट करेंगे बिटिया। हाँ भाई, फटाफट से फोटो खींच लो और डन बोल दो ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएं। देखो भैया, किसी को कोई भी समस्या लगे, कोई भी डाउट लगे तो वो मेरे को फट से बता देना। अच्छा, पूछ रहे थे सर, पूछ रही थी सर। ठीक है बेटा, अभी आएगा, टेंशन मत लो आप, है ना? ठीक है, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, सब चीज़ें आएंगी। आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि यार ये मैंने पढ़ा हुआ था या मैंने सुना हुआ था, ये नाम नहीं आया। उससे ज़्यादा ही आएगा बिटिया, टेंशन मत लो। बस आप तो थ्यावस करके बैठे रहें और सुनते जाएं बेटा, है ना? ठीक है। हाँ, आपने जो पढ़ा हुआ है या जो सुना हुआ है उससे ज़्यादा ही चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी जो एनसीईआरटी में है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने शायद ना भी सुनी हो, वो सब चीज़ें आपको एक एक करके ढंग से पढ़ाई जाएंगी। आप टेंशन मत लो ना, नाम सारे आ जाएंगे। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी होगा वो आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, टेंशन ना लें आप बिल्कुल भी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट की बच्चा हम लोग बात करते हैं। अगले पॉइंट को हम लोग यहां पर देखते हैं कि क्या होने वाला है। देखो सर, अगले पॉइंट पर मैं आपको लेके चलता हूं। अगले पॉइंट की मैं बात करता हूं। देखो सर, बोरॉन जो है वो बेटा अपना कंप्लीट हो चुका है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। बोरॉन जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। बोरॉन की प्रॉपर्टीज, बोरॉन की केमिकल रिएक्शन, यूजेज और प्रिपरेशन मेथड, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं। अगला पॉइंट बहुत ही प्यारा सा है। वो कौन है? आप लोगों का H3BO3। अगला जो पॉइंट है वो कौन सा है? H3BO3, जिसको आप लोग नाम दे सकते हो बेटा बोरिक एसिड, और जैसे आस्था बिटिया ने बोला इसको और क्या बोल सकते हो? ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, ऑर्थो वर्ड कब काम आता है? ऑर्थो प्रीफिक्स कब काम आता है? तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। वैसे तो ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, फिर भी बता देता हूं, सुन लेना। अपन क्या कहते हैं कि जब कोई भी ऑक्सी एसिड होता है, कोई भी ऑक्सी एसिड हो, उसके 1 मोल में से 1 मोल वाटर निकाल दो। ऑक्सी एसिड का 1 मोल ले लो, जैसे H3BO3 है। ध्यान से सुनना, ये है आपका H3BO3। इसका 1 मोल है, 1 मोल में से 1 मोल वाटर निकाल दो तो बेटा पीछे क्या बचेगा? HbO2। ये ऑक्सी एसिड जो है इसको बोला जाता है मेटाबोरिक एसिड। ध्यान से सुनना, ये नाम आएंगे अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, है ना? जिस भी ऑक्सी एसिड का बेटा मेटा फॉर्म बन सकता है, उस ऑक्सी एसिड से पहले जो प्रीफिक्स लगता है वो कौन सा होता है? ऑर्थो। तो अपन इसको बोल देते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। क्लियर है? ठीक है, तो बोरिक एसिड भी बोल सकते हो, ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोल सकते हो, डजंट मैटर, सिंपल होता है। ठीक है, अब कैसे है ये आप भी थोड़ी देर में अपन जब बात करेंगे तो आ जाएगा बिटिया। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर, सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं वो बोरिक एसिड के प्रिपरेशन की करते हैं। तो आ जाओ सर, सबसे पहले प्रिपरेशन को लेके चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का निर्माण, प्रिपरेशन कैसे होगा? तो इसके कुछ सिंपल से केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। उनमें से कई रिएक्शंस तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं और कुछ और रिएक्शंस आपको बता देता हूं। पहला केमिकल रिएक्शन नंबर 1, आप लोगों के पास है बोरोन ट्राइक्लोराइड। बोरोन ट्राइक्लोराइड का करवा दो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हो गया? जल अपघटन। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या हो गया? जल अपघटन। तो अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस क्या होता है? HOH। ओके, यहां पर देखो सर, इस पर आता है प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाता है? यहां से HCl निकल जाता है। 3 मोल आप काम में लेते हो और पीछे प्रोडक्ट क्या मिल जाता है? BOH होल थ्राइस, और साथ में क्या निकल जाते हैं? 3 HCl। ये आपका बोरिक एसिड यहां पर बन जाता है। पहला रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 2, B2O3 एक एसिडिक ऑक्साइड होता है। इस एसिडिक ऑक्साइड को आप वाटर में डाल दो तो भी आप लोगों के पास क्या बन जाता है? H3BO3, यानी कि बोरिक एसिड जो है वो बन जाता है। बहुत सिंपल है। थर्ड रिएक्शन की मैं बात करता हूं।
B2H6 डाइबोरेन जो होती है, आप इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो। वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये क्या बना देता है, H3BO3, और साथ में कौन सी गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। क्लियर है, बहुत सिंपल है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, नंबर 4। बोरॉन की रिएक्शन आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हो तो आप लोग क्या बोलते हो कि ये क्या बनाता है, H3BO3 बोरिक एसिड, और साथ में NO2 निकाल देता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। नंबर 5 पर अपन बच्चा बात करते हैं। नंबर 5 पर बच्चा अपन बात करते हैं एक और रिएक्शन की। आपको याद आ रहा होगा कल के लेक्चर में लास्ट में हमने बात करी थी Na2B4O7.10H2O। ये हमने लिया था, इसका रिएक्शन HCl के साथ करवाया था। आपको बच्चों मैंने समझाया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और बच्चा ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है बच्चा वीक एसिड। आप जानते हो कि स्ट्रॉन्ग जो है वो वीक को डिस्प्लेस कर सकता है। अगर बच्चा इसने डिस्प्लेस कर दिया तो क्या बनेगा, सोडियम का क्लोराइड, और साथ में क्या बन जाता है, H3BO3 यानी कि बोरिक एसिड बन जाता है। बच्चों ये सारी कहानी किसकी होती है, आप लोगों के बोरिक एसिड की कहानी होती है कि बोरिक एसिड का प्रिपरेशन मास्टर कैसे किया जाता है, कैसे नहीं, वो आपके सामने है। तो सारे रिएक्शन सिंपल से हैं। इनमें से 1 2 3 रिएक्शन तो आपने पहले से ही पढ़े होते हैं, 2 रिएक्शन आपके सामने और आए हैं। तो ये कहानी होती है इसकी। फटाफट से फोटो खींच लो बेटा, फटाफट से फोटो खींच लो। कोई समस्या लगे तो बता दो, फोटो खींच लो। कोई दिक्कत लगे तो बता दो, फोटो खींच लो, और कोई दिक्कत लगे तो बता दो। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। फोटो खींचो, और कोई भी समस्या लगे बच्चों तो बता दो। हो गया, चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, डन सर, हाँ बहुत अच्छे बेटा। चलो सर कोई समस्या नहीं है, डन है, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। हाँ भाई चलो सर, सबके जवाब आ रहे हैं, ये 1 2 लोगों के जवाब नहीं आ रहे हैं भाई। 1 2 लोग हैं जिनके जवाब नहीं आ रहे हैं, वो मेरी तरह ऐसे ही सुनने होके बैठे हैं। शाहरुख, परीक्षा, हाँ ऐसे जवाब दिया करो भाई। आस्था, सर एल्यूमिनियम भी प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, वो भी यूज कर सकते हैं या नहीं कंट्रोलिंग रोड में। बेटा कंट्रोलिंग रोड का मतलब ये होता है जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है। ध्यान से सुनना, कंट्रोलिंग रोड का मतलब क्या होता है, जो एब्जॉर्ब कर सकता है। एल्यूमिनियम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता, हाँ कार्बन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपने पढ़ा होगा ना कि वहां पे ग्रेफाइट रोड्स भी काम में लिए जाते हैं, बोरॉन के रोड्स भी काम में लिए जाते हैं। बिटिया बात क्लियर हो गई। प्रोटेक्टिंग लेयर तो मतलब ये हो गया कि वो खुद बच रहा है, वो खुद रिएक्शन से बच रहा है बेटा, ये होता है प्रोटेक्टिंग लेयर, खुद बच रहा है। हमें क्या करना है, हमें दूसरी चीजों को प्रोटेक्ट करना है। बात पल्ले पड़ गई बिटिया, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ सारे लोग भैया क्लास में है ना, अपनी प्रेजेंस दिखाया करो, है ना, ठीक है। चलो सर, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये तो हो गया इसका। अब सुनना भाई, अब एक गजब की बात बताने वाला हूं, लेकिन उसके आंसर्स आप लोगों को देने हैं, ठीक है। बताऊंगा मैं, लेकिन आंसर्स आप लोग दोगे कि उसमें क्या क्या पूछा गया है और क्या आपको बताना है, ठीक है। मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको सारे जवाब आप ही देंगे उसके 1 बाय 1, ठीक है। मैं पूछता जाऊंगा, कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बताते जाना कि सर आप लोग क्या क्या चीजें उसके बारे में जानते हो, ठीक है। मैं यहां पर बात करता हूं, मैं यहां पर बेटा बात करता हूं एक सिंपल से काम की। ध्यान से सुनना, जो बोरिक एसिड आप लोग पढ़ रहे हो, इसी बोरिक एसिड की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं और आगे आपको लेके चलता हूं, ठीक है। देखना, देखियो यहां पर आपका जो बोरिक एसिड है, इस बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और समझना सर बहुत ही प्यारा सा है, स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, स्ट्रक्चर, ठीक है। बोरिक एसिड हेडिंग लगा हुआ है, हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अब मेरी बात को थोड़ा सा दिमाग से सुनना ताकि बड़ा मजा आएगा। बोरिक एसिड में ये आप लोगों का बोरॉन है, ये आप लोगों का ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, बोरॉन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, बोरॉन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। मैं मार्क जो मोबाइल हाथ में ले लेता हूं और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। पहला क्वेश्चन,
ये है कि ये जो बोरोन आप लोग देख रहे हो, ध्यान से सुनना, ये जो बोरोन आप लोग देख रहे हो, इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कमेंट में टाइप कर दो फटाफट। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, पूछ इसलिए रहा हूं कि एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन सामने दिख रहा है बच्चों, sp2। हाँ भाई, आस्था ने लिखा है, प्रेम ने लिखा है sp2। बाकी लोग बेटा सोहेल sp2, शाहरुख, प्रेक्षा, रोहित, करीना, जल्दी बोल, करीना ने लिख दिया बेटा, हाँ प्रेक्षा sp2। हाँ भाई, सारे लोगों का जवाब एक ही है, sp2। प्रज्ञा sp2, बहुत बढ़िया बेटा, sp2। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। अब आते हैं बात पर, मुद्दे की बात पर आते हैं, जो क्वेश्चन आया हुआ है, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। कमेंट करो, देखिए फटाफट फटाफट कमेंट करो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। वेट कर रहा हूं मैं आपके कमेंट्स का, फटाफट बताओ मेरे बच्चों। आस्था ने लिखा है sp3। हाँ भाई, पहला कमेंट आस्था का है sp3। और कोई? बाकी बच्चों जल्दी टाइप करो, देखें। प्रेम sp3, बहुत बढ़िया। और आस्था वी शेप। बेटा अपने को शेप नहीं चाहिए, शेप तो वी शेप बहुत की आ जाएगी, अपने को सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पे बात करनी है एक बार, बाकी बात बाद में करेंगे ना। करीना sp3, बहुत बढ़िया, मतलब अभी तक 3 जवाब आए हैं और तीनों sp3 हैं। रोहित, प्रेक्षा, सोहेल, शाहरुख, जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी टाइप करो यार। प्रेक्षा sp3, हाँ भाई जल्दी जल्दी जल्दी। रोहित बिटिया जल्दी बोलो, अरे जल्दी जल्दी बताओ, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? चलो देखो सर, शायद आप लोग भूल गए, प्रज्ञा ने लिखा है sp, प्रज्ञा sp। चलो देखते हैं, अब ध्यान से सुनना। आपको जानकर यहां पर बड़ा अचंभा होगा कि आपके सबके जवाब गलत हैं। sp है सर शायद, हाँ, आपको जानकर फिर खुशी होगी कि आपके सबके जवाब गलत हैं, ठीक है। आपको खुशी होगी जानकर कि सारे जवाब क्या हैं? गलत हैं, ठीक है। सारे के सारे जवाब क्या हैं? गलत हैं। आस्था बिटिया फिर भी गलत है। देखो सर, यहां पर बात करते हैं, ये जो ऑक्सीजन आप लोग देख रहे हो, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। ध्यान से सुनना, इस ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। बोरॉन के पास बेटा वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। इसलिए यहां पर क्या हो जाता है? तो अपन कहते हैं बैक बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? बैक बॉन्ड। और ये जो बैक बॉन्ड है वो क्या होता है? सिमल्टेनियसली तीनों जगह पर अपना इफेक्ट जो है वो शो करता है, ठीक है। तो यहां भी क्या बनता है बेटा? बैक बॉन्ड। तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर बन जाता है बैक बॉन्ड। नाम सबने सुना होगा, क्या बैक बॉन्ड नाम सबने सुन रखा है? यस और नो, जल्दी जल्दी बताओ बच्चा, क्या ये नाम सबने सुन रखा है बैक बॉन्ड? यस सर, बैक बॉन्डिंग, बहुत बढ़िया बेटा आस्था। हाँ देखो भैया, ये नाम सबने सुन रखा है कि नहीं सुन रखा? बैक बॉन्डिंग, यस सर सुन रखा है। यहां पर क्या हो जाता है बेटा? बैक बॉन्डिंग हो जाती है। याद आ गया सर, बहुत बढ़िया बेटा, याद आएगा, सभी याद आएगा, टेंशन मत लो, है ना। हाँ, आपको वो चीजें याद दिलाई जाएंगी जो एग्जाम में आ रखी हैं या आएंगी, है ना, टेंशन मत लो आप बिल्कुल। चलो देखते जाओ, क्या आता है? बैक बॉन्ड। बैक बॉन्ड बनने की वजह से, बैक बॉन्ड बनने की वजह से, सुनते जाना, बैक बॉन्ड बनने की वजह से इस ऑक्सीजन का लोन पेयर, इन ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो क्या हो जाता है? बिजी हो जाता है। किसमें? बॉन्डिंग में चला जाता है। यानी कि बैक बॉन्ड जो होता है वो एक पाई कोऑर्डिनेट या पाई डेटिव बॉन्ड होता है जो पार्शियली बनता है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर ये जो बना हुआ है ये क्या कर लेगा? अब बॉन्डिंग में चला गया। बॉन्डिंग में चला गया तो लोन पेयर अब फ्री नहीं रहेगा, और लोन पेयर जब फ्री नहीं रहेगा तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग क्या बोलोगे कि सर ऑक्सीजन के पास अब एक एक लोन पेयर फ्री है। तो एक लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर होने की वजह से आप लोगों का जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आता है? sp2 आता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सर बोरिक एसिड में बोरॉन और हाइड्रो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सा होता है? sp2 होता है। बात पल्ले पड़ गई। अब
अब देखो सर, जिन बच्चों ने पहले की क्लासेस मेरी अटेंड करी हुई है उनको शायद याद भी होगा, जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था तो उस टाइम मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर बॉन्ड पेयर से नहीं आता। हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर बॉन्ड पेयर से नहीं आता, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बॉन्ड एंगल से आता है। हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल देखकर डिफाइन किया जाता है। बात पल्ले पड़ गई? ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने क्या बोला, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये देखकर डिफाइन नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन को एक्चुअली कैसे डिफाइन किया जाता है, तो आप लोग क्या कहते हो, बॉन्ड एंगल को देखकर, बॉन्ड एंगल को मेजर करके डिफाइन किया जाता है। बात पहले पड़ गई? तो बॉन्ड एंगल ही सब चीजों का जवाब देता है कि क्या होने वाला है इसके साथ। ये कहानी किसकी होती है? इसकी। तो ये बात मेरे हिसाब से सब बच्चों को क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है। दूसरी बात, बोरिक एसिड जो होता है, सुनते जाना बच्चों, बहुत प्यारी बातें बता रहा हूं। बोरिक एसिड जो होता है, इस बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर में, देखना जो बोल रहा हूं, बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर में, ध्यान से सुनना, बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर में या बोरिक एसिड की फिजिकल स्टेट जो होती है वो कौन सी होती है? क्या क्वेश्चन पूछा है? बोरिक एसिड का फिजिकल स्टेट कौन सा होता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो, कमेंट सेक्शन में बता दो। बोरिक एसिड सॉलिड, लिक्विड या गैस कौन से स्टेट में मिलता है? जल्दी। आस्था ने लिखा है सॉलिड। बोरिक एसिड कौन से स्टेट में मिलता है? एक आंसर आया है सॉलिड। सही गलत का डिसीजन बाद में करेंगे, आप तो बस टाइप कर दिया करो कि जवाब क्या है। अरे सीखना है यार, इनऑर्गेनिक सीखने का सब्जेक्ट है, याद करने का सब्जेक्ट नहीं है यार। जल्दी जल्दी टाइप करो बेटा कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी टाइप करो। sp2 हो गया, उसके बाद अपन बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट का। एक जवाब आया है सॉलिड, एक जवाब आया है सॉलिड। क्या आया है? सॉलिड। एक जवाब आया है सॉलिड, उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। एक और आया है प्रज्ञा का सॉलिड, बिल्कुल एक और आया है बेटा रोहित का सॉलिड। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सारे बच्चों का जवाब है सॉलिड। अब सुनो अपन क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। H3BO3 जो लिख रहा हूं वो देखना, एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। H3BO3 एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब यार आपको ये पता है कि सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? मैं इस चीज पर टाइम इसीलिए लगा रहा हूं कि एग्जाम में सब क्वेश्चन आए हुए हैं। फटाफट बताओ कि ये सॉलिड में एग्जिस्ट क्यों करता है। सारे लोग भैया क्लास में है ना, अपनी प्रेजेंस दिखाओ, बताओ सर ये सॉलिड में एग्जिस्ट क्यों करता है, सॉलिड स्टेट में क्यों रहता है, कोई कारण जल्दी बताएं। बोरिक एसिड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, बोरिक एसिड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू, क्यों बेटा? ड्यू टू क्यों? बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग मेरे बेटी, जल्दी बोल बिटिया। बॉन्डिंग तो है, बॉन्डिंग तो है, बॉन्डिंग तो है, लेकिन कौन सी बॉन्डिंग ये बताना है। बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग देख बेटा आस्था, बैक बॉन्डिंग जो है वो इंट्रामोलिक्यूलर फिनोमिना होता है, एक ही मॉलिक्यूल में होता है। तो इंट्रामोलिक्यूलर फिनोमिना की वजह से कोई की फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड नहीं आ सकती बेटा, ठीक है? बात पल्ले पड़ गई आस्था, बात पल्ले पड़ गई मेरी बेटी, क्लियर? बहुत सिंपल है कि फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड है, तो सॉलिड होने के पीछे बैक बॉन्डिंग रीजन नहीं है। बैक बॉन्डिंग क्या है बिटिया? एक इंट्रामोलिक्यूलर फिनोमिना है, एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, और मॉलिक्यूल में इंटरमोलिक्यूलर अगर कोई इंटरेक्शन होता है तो उसकी वजह से उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड आ सकता है। 2D हाइड्रोजन बॉन्ड, अरे वाह मेरे बच्ची क्या बात है, प्रेम स्वामी ने लिखा है 2D हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, सही है बिल्कुल। ड्यू टू कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? तो अपन क्या कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत आसान है सर। चलो अब सुनना बेटा, बहुत बढ़िया, प्रेम ने अगला जवाब भी दे दिया है, जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला था वो जवाब भी इसने दे दिया है। प्रेम ने लिखा है कि सर इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, 2D होती है, और 2D होने के साथ साथ कैसी होती है, स्लिपरी स्ट्रक्चर होती है। 2D स्लिपरी, स्लिपरी का मतलब क्या होता है, जो स्लिप होता है, फिसल जाता है, वो स्ट्रक्चर होती है। ध्यान से सुनना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरे बच्चों कैसे होती है वो देखना। एक ऑक्सीजन जो है वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इधर हाइड्रोजन भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इधर ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है,
ठीक है, हाइड्रोजन भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इधर जो है वो ऑक्सीजन भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्रोजन भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये कंडीशन आपके सामने होती है। ठीक है, तो ये जो आप लोग देख रहे हो, ये जो आप लोग देख रहे हो, ये क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब सुन लो, इसकी 2D स्लिपरी स्ट्रक्चर होती है, ध्यान से सुनना बच्चों। अब जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत काम की चीज है। अब मैं आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि आपका रोल खत्म हो गया है, अब मास्टर का रोल यहां पर शुरू होता है, जो इसके आगे की बातें हैं वो बताता हूं। अपन कहते हैं कि 2D स्लिपरी है, आप जानते हो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये कैसा होगा, प्लेनर। प्लेनर होगा तो ये क्या करेगा, इस प्लेन में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमोलिक्यूलर है और इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या करेगा, इसके मॉलिक्यूल्स को क्लोज लेके आएगा और क्या बन जाएगा, सॉलिड में बन जाएगा। तो अपन क्या कहते हैं कि 2D स्लिपरी स्ट्रक्चर होती है। 2D स्लिपरी स्ट्रक्चर होने का कारण सुन लो, तो अपन क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन लेयर। क्या बोला, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इस परत में होता है, एक परत में, पूरी परत में हाइड्रोजन बॉन्ड है, पूरी लेयर में हाइड्रोजन बॉन्ड है। बात पहले पड़ गई। अब सुनो, अपन कहते हैं कि लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक लेयर, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां लेयर। जैसे आप लोग ना एक नोटबुक ले सकते हो, नोटबुक जो होती है उसमें पेज क्या है, एक लेयर मान लो। ऐसे बहुत सारे पेजेस हमने कलेक्ट कर लिए, तो क्या बन गया, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब अपन क्या करें कि वो जो एक नोटबुक में एक पेज है, उस एक पेज में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और दो पेज के बीच में कैसा है, वीक बॉन्ड। तो दो पेज को रख के आप ना प्रेशर लगाओ तो दोनों क्या कर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं ना, तो वहां पर बॉन्ड कैसा होता है, वीक बॉन्ड। तो सुनना, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन लेयर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बट वो कई बार पूछता है कि बिटवीन लेयर्स के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर वहां पर होता है वैन डर वाल्स प्रेजेंट बिटवीन लेयर्स, यानी कि लेयर्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, वैन डर वाल्स फोर्स। अब आप एक बात जानते हो कि अगर वैन डर वाल्स फोर्स है तो ये वीकेस्ट फोर्स होता है, और वीकेस्ट फोर्स होने की वजह से ये क्या हो जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। तो अपन क्या कह देते हैं कि सर ये कहानी आपकी चलती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इन लेयर, वैन डर वाल्स होता है किसमें, बिटवीन लेयर। अब सुनो सर, अब ना एक और गजब का क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि बोरिक एसिड जो होता है, बोरिक एसिड पर जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सारे लपेट रहा हूं भाई। बोरिक एसिड जो है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डेड जो ये स्ट्रक्चर होती है सॉलिड स्टेट, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन हमेशा एक ही बनाता है, ऑक्सीजन भी यहां पर कितना बनाता है, एक ही बनाता है। आपने H2O में देखा होगा ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन बोरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन कितना बनाता है, एक ही बनाता है। कारण क्या है उसका, इसका लोन पेयर बैक बॉन्ड में चला गया, तो दो में से एक लोन पेयर बैक बॉन्ड में चला गया, तो बच्चा कितना बेटा फ्री, एक, वो हाइड्रोजन बॉन्ड में चला जाता है। तो अपन क्या कहते हैं कि इन बोरिक एसिड, सुनते जाना भैया, इन बोरिक एसिड each atom can form only one hydrogen bond, यानी कि हर एक एटम केवल क्या बनाता है बच्चों, एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। लास्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से निकल के आता है वो ये है, देखो सर आप लोग यहां पर देख रहे हो, आपको क्या दिख रहा है, तो हमने कहा कि एक हेक्सागोनल रिंग जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है ना। ये एक्चुअल नहीं है, लेकिन अपन जब इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां पर हेक्सागन बनते हुए आपको क्लियरली दिखते हैं। अगर आप लोग है ना एनसीईआरटी में पी ब्लॉक क्लास 11th एनसीईआरटी पी ब्लॉक पार्ट 2, जब आप उसमें इसको देखोगे बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर को, तो वहां पर आपको क्लियरली हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या है, बनते हुए दिखते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि यहां पर क्या बनते हैं, तो अपन ने कहते हैं कि सर हेक्सागोनल, ध्यान से सुनना बेटा, हेक्सागोनल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, हेक्सागोनल रिंग्स आर प्रेजेंट। हेक्सागोनल रिंग्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये कहानी किसकी होती है, तो अपन कहते हैं बोरिक एसिड जो होता है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर की, यानी कि सॉलिड स्टेट की ये कहानी होती है। इतने सारे क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं, इतने सारे डेटाबेस, इतनी सारी बातें यहां पर होती हैं। तो हर एक बात आपको ध्यान में रखनी है। जितने भी क्वेश्चन आपके नीट लेवल पर एनसीईआरटी से बन सकते हैं सारे मैंने निकाल के बोर्ड पर डाल दिए हैं। फोटो खींचो, कोई दिक्कत लगे तो बताओ बेटा, फोटो खींचो और कोई प्रॉब्लम लगे तो बताओ, ठीक है। मेरे हिसाब से कई बातें आपको इसमें नई भी सीखने को मिली हैं, कई बातें आपको पहले से पता है।
हाँ भाई, बहुत सारे कमेंट आ गए हैं। बिल्कुल, आस्था ने लिखा है इंटरमोलिक्यूलर ग्रेटर देन इंट्रामोलिक्यूलर मोर डोमिनेंट। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट नो डाउट, डन डन डन, बहुत बढ़िया सर। चलो सर, ये बातें हो गई किसकी, इसकी। आगे बढ़ते हैं, ये तो बात होगी बेटा इसकी। अब है ना सर, अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं, ध्यान से सुनना। अब है ना सर, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, अगला जो पॉइंट आ रहा है ना, उस पर आप लोगों के पास टोटल आपके कंपटीशन एग्जाम में 4 बार क्वेश्चन आया है, जहां तक मेरे को याद है। कितनी बार आया है? 4 बार। अगला जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, उस पर 4 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। जहां तक मेरे को याद है, जेई मेन में आया हुआ है, जेई एडवांस में भी आया हुआ है, और आपके नीट में भी आया हुआ है। तो कंपटीशन एग्जाम में टोटल 4 बार इस पर क्वेश्चन आया है, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल सा होता है और बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ जाता है। वो जो अगला टॉपिक है, वो अगला टॉपिक सुनना बेटा, वो क्या है? तो अपन कह रहे हैं वो है टाइट्रेशन। ध्यान से सुनना, क्या है? टाइट्रेशन। अपन क्या कह रहे हैं कि टाइट्रेशन, टाइट्रेशन बिटवीन बोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इन दोनों के बीच में टाइट्रेशन हम लोग चेक करते हैं। अब बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना कि क्या है। बहुत ही आसानी से आपको समझाता हूं, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो सर, बोरिक एसिड का टाइट्रेशन करवाना है किसके साथ? तो अपन ने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कई चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता है, उन चीज़ों को मैं बोर्ड पर एक एक करके लेके आता हूं। आप लोगों को अगर दिक्कत लगे तो मेरे को बताना। ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं? बोरिक एसिड क्या होता है? H3BO3। एसिड का मतलब क्या करेगा? एक्वस सॉल्यूशन में वो H+ देना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन में H+ देना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट किसका था? अर्हेनियस का। ये सबने पढ़ा हुआ है, अर्हेनियस की एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। अर्हेनियस एसिड कौन होता है? जो H+ देता है। अर्हेनियस बेस कौन होता है? जो OH- देता है। तो बहुत सिंपल है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बोरिक एसिड की, तो बेटा बोरिक एसिड को जब वाटर में डाला जाता है, तो ध्यान से सुनना, वाटर में डाला जाता है तो यहां पर H+ नहीं देता, ये कुछ और ही काम करता है। आप चाहो तो बोरिक एसिड को ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो बोरिक एसिड को मेरे बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो। ये बोरिक एसिड है। आपका H2O जो है बेटा, इस पर क्या होते हैं? लोन पेयर, और ये इस पर क्या कर देता है? अटैक कर देता है। आपने नाम सुना होगा, H2O जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल है, ये लोन पेयर क्या करता है? डोनेट करता है। सुनते जाना जो चीज बता रहा हूं। और ये जो है वो क्या करता है? लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। एक एक चीज बहुत ही प्यारे तरीके से बता रहा हूं। ये लोन पेयर डोनेट करता है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब सुनो बेटा, जो लोन पेयर डोनेट करता है, जो लोन पेयर डोनर होता है, उसके लिए हम लोग वर्ड काम में लेते हैं क्या? लेविस बेस। सबने सुना हुआ है। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, उसके लिए वर्ड क्या आता है बेटा? लेविस एसिड। तो मतलब क्या हुआ कि बोरिक एसिड जो है वो अर्हेनियस एसिड नहीं है। वो कौन सा एसिड है? लेविस एसिड है। मतलब लोन पेयर लेने वाला है, लोन पेयर एक्सेप्टर है। अब सुनो बच्चों, जब ये लोन पेयर लेता है तो रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको कैसे मिलता है? तो आप क्या कहते हो? BOH होल 4, और चार्ज आ जाता है -1, और यहां पर क्या आ जाता है? H+। ये स्पीशी आपको मिलती है, ठीक है। ये रिएक्शन जो है वो क्या होती है? बाई डायरेक्शनल होती है। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में स्टैब्लिश होता है। ये रिएक्शन बाई डायरेक्शनल होती है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है। बच्चा मेरी अगली बात सुनना, अगर ये बनता है, ध्यान से सुनना, ये बनता है तो ये जो H+ आप लोग देख रहे हो, ये H+ आप लोगों के सामने जो आ रहा है, ये कहां से निकल रहा है? तो बच्चा अपन क्या कहते हैं कि H+ कहां से आता है? पानी से, फॉर वाटर। अब हम क्या कहते हैं कि अर्हेनियस एसिड वो होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में खुद H+ देता है। यहां पर H+ देने का काम किया है वाटर में। तो अपन क्या कह रहे हैं कि आपका H3BO3 जो है वो अर्हेनियस एसिड नहीं है। वो कौन सा एसिड है मेरे बच्चे? वो लेविस एसिड है। सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, अपन क्या कहते हैं कि बोरिक एसिड जो होता है, बोरिक एसिड जो होता है
वो क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि एक लोन पेयर लेता है। क्यों? क्योंकि बोरोन के पास एक ही वेकेंट ऑर्बिटल होता है। ये बॉन्डिंग का बहुत ही बेसिक पॉइंट होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि ये कैसा होता है, तो आप लोग क्या कह देते हो, मोनोबेसिक। ध्यान से सुनना सर, मोनोबेसिक मतलब एक लोन पेयर लेता है, मोनोबेसिक। और साथ में क्या है बेटा, लेविस एसिड, मोनोबेसिक लेविस एसिड है। अब बात ये आती है कि बोरिक एसिड जो है उसको स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में रखें या वीक की कैटेगरी में, तो अपन क्या कहते हैं कि बोरिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है। इसकी लोन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। तो अपन क्या कह देते हैं कि ये क्या बन जाता है, वीक मोनोबेसिक लेविस एसिड। बात पल्ले पड़ गई, क्लियर है, सिंपल है। अब सुनो यार, अब दिक्कत क्या आती है, बोरिक एसिड तो है वीक, बोरिक एसिड तो क्या है, वीक। बेटा मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, NaOH जो होता है वो क्या होता है, तो आप लोग जानते हो स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब बच्चों ध्यान से सुनना, क्या इन दोनों के बीच में टाइट्रेशन पॉसिबल है क्या? अब आपका काम स्टार्ट करता हूं, अब आप लोगों से पूछना मैं स्टार्ट करता हूं। बच्चों मेरे को सिर्फ इतना बता दो, ध्यान से सुनना जो मैं पूछता हूं, ध्यान से सुनना। क्या कि सर क्या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के बिटवीन टाइट्रेशन पॉसिबल है क्या? टाइट्रेशन का मतलब आप सब लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फिर भी दिक्कत लगे तो बता देना। बोलो बच्चा, क्या आप लोग NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और वीक, स्ट्रॉन्ग और बीच के बीच, स्ट्रॉन्ग और वीक के बिटवीन टाइट्रेशन पॉसिबल है या नहीं है? यस और नो में बताएं फटाफट, क्या ऐसा काम हो सकता है या नहीं? यस और नो, अरे बताओ मेरे बच्चों कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ। आस्था ने लिखा है यस सर। और कोई बेटा, क्या स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में टाइट्रेशन पॉसिबल है या नहीं है? तो एक जवाब आया है यस सर। और कोई बेटा, जल्दी बोलो यार, बाकी जो लोग बैठे हुए हैं, या मैं आगे बढ़ूं? बोलो सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। प्रेम स्वामी ने लिखा है नो सर, बहुत बढ़िया बेटा। एक जवाब आया है यस और एक आया है नो, मतलब 50-50 का चांस है बेटा। ठीक है, केबीसी की तरह 50-50 लेके चलेंगे अब। और कोई? और कोई नहीं? चलो तो ठीक है, रहने दो। हाँ, अरे जवाब दोगे क्या? मतलब तुमसे कुछ क्वेश्चन कर लो, या लोग सो गए सारे? अब जनता सो गई क्या? अरे बोलो तो सही। नहीं पता तो मैं आगे बढ़ता हूं, इतनी सी तो बात है बेटा। अरे भाई नहीं पता तो यस और नो में जवाब दे दो। यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, हाँ भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। देखो सर टाइट्रेशन, ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं। टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं कि टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? आपके पास है ना एक नॉन सॉल्यूशन होता है, आपके पास क्या होता है, एक नॉन सॉल्यूशन, या फिर आप लोग उसके लिए क्या वर्ड काम में ले सकते हो, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना, बता रहा हूं पूरा कॉन्सेप्ट। नॉन सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। नॉन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या होती है, पता होती है। बात पल्ले पड़ गई। इसकी हेल्प से हम लोग एक अननोन सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, एक अननोन सॉल्यूशन जो होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, क्या बोला? एक नॉन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नॉन होती है, उसकी हेल्प से एक अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के लिए वर्ड क्या काम आता है, टाइट्रेशन। क्या वर्ड काम आता है बेटा, टाइट्रेशन। क्लियर है? ये होता है टाइट्रेशन, ये क्या होता है, टाइट्रेशन। अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनना। अपन क्या कह रहे हैं कि मान लो ये एसिड है, ठीक है, यहां पर डाला बेटा, ये आप लोगों का बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड एक वीक एसिड था, सारे लोग ध्यान से सुनना। और मैं क्या करता हूं, एक जो पिपेट है या ब्यूरेट जो भी मैं लेके चलता हूं, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालता हूं, NaOH। ठीक है बेटा, NaOH डाला तो ये H+ बना हुआ था, ये न्यूट्रलाइज हो गया।
ठीक है। आप लोग एक बात जानते हो, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है। केमिकल इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ते हो तो आप लोग क्या कहते हो कि वीक एसिड जो होता है या इक्विलिब्रियम जो होता है, उसमें अगर प्रोडक्ट को अपन हटा देते हैं, प्रोडक्ट को हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो रिएक्शन किधर चलता है, फॉरवर्ड। मान लो जब यहां पर ये न्यूट्रल हुआ तो मेरे पास रीडिंग कितनी आ गई, ए, मान लो कुछ भी आ गई, ठीक है, ए आ गई। अब आप क्या कह रहे हो कि रिएक्शन जो है उसमें इक्विलिब्रियम आगे चलेगा, फिर H+ बनेगा, फिर मैंने NaOH डाला तो रीडिंग क्या हो गई बेटा, B चेंज हो गई। फिर मैंने क्या करा, थोड़ी देर रुका, रिएक्शन आगे चली, फिर H+ बना, फिर मैंने NaOH डाला, फिर मेरे पास रीडिंग क्या आ गई, C। यानी कि रीडिंग लगातार क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो अपन क्या बोलेंगे कि क्या यहां पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो अपन क्या बोलेंगे, हम अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु, एंड पॉइंट या नल पॉइंट जो होता है वो ऑब्टेन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? अब बताओ, क्या आप लोगों को जो बात मैंने बताई है वो पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? जल्दी से बताएं मेरे को, क्या मैंने जो बताया है वो पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, क्या मैंने जो बताया है वो आपको समझ आया या नहीं आया? समझ आया? प्रेम ने लिखा है यस सर। हाँ भाई, और कोई? सोहेल ने लिखा है यस सर, आस्था ने लिखा है यस सर, प्रेक्षा यस सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। वो आकी कहाँ गए भैया? अरे और भी तो जनता है। चलो, इतने सारे लोगों ने लिखा है कि सर यस सर, पल्ले पड़ गया। तो अब ये बताओ, क्या NaOH और बोरिक एसिड के बीच में टाइट्रेशन पॉसिबल है या नहीं है? है तो यस और नहीं है तो नो। फटाफट कमेंट करके बताओ, क्या बोरिक एसिड और NaOH के बीच में टाइट्रेशन है या नहीं है? फटाफट कमेंट करके बताओ, देखें क्या टाइट्रेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बेटा मैं ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए आपको इतना टाइम दे रहा हूं कि आप लोग समझ पाओ। बोलो भैया, क्या दोनों के बीच में टाइट्रेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? यस और नो, जल्दी बताएं बेटा, क्या दोनों के बीच में टाइट्रेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? यस और नो में कमेंट करो यार, टाइम मत लगाओ मेरे बच्चों, ज्यादा टाइम मत लगाओ, टाइम नहीं है आप लोगों के पास, अपन ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते, ठीक है? हाँ, नो सर, बहुत बढ़िया बेटा। आस्था ने लिखा है नो सर, प्रेम ने लिखा है नो सर, बाकी लोग भाई नो सर, नो सर, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, नो सर। चलो सर, अब अपन क्या कह रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर टाइट्रेशन। अब देखना अगला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, अपन क्या बोलेंगे कि टाइट्रेशन, टाइट्रेशन बिटवीन H3BO3 एंड NaOH इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल because we cannot obtain any sharp end point। हम लोग कोई भी शार्प एंड पॉइंट, तीक्ष्ण अंतिम बिंदु, शार्प एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं? तीक्ष्ण अंतिम बिंदु, तीक्ष्ण अंतिम बिंदु, कोई भी शार्प एंड पॉइंट हम लोग नहीं ला पाते हैं। जब बेटा हमारे पास एंड पॉइंट नहीं आएगा तो हम लोग इस टाइट्रेशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब समस्या क्या आती है? अब समस्या ये आती है कि यार अगर हेडिंग लगा हुआ है कि टाइट्रेशन करवाओ और हम क्या कह रहे हैं कि भैया टाइट्रेशन नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, नहीं हो पाएगा तो कोई ना कोई तो ऐसा रास्ता होगा, कोई ना कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिसकी प्रेजेंस में ये टाइट्रेशन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो हम उसी वे की बात करेंगे जिस वे में हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो है इसके नहीं होने का कारण। अब अपन बात करेंगे इसके होने के रीजन पर। तो एक काम कीजिएगा, फटाफट से फोटो खींचो, मैं आगे बढ़ता हूं। फटाफट से फोटो खींचो, मैं आपको आगे लेके चलता हूं। जल्दी से फोटो खींचो, फोटो खींच के डन बोल दो ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। फोटो खींचो, डन बोलो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। डन, फोटो खींच ली सबने? डन, बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब आगे सुनो। अब अपन कह रहे हैं कि देखो सर, हाँ बोर्ड की लिमिट कंप्लीट हो गई है इसलिए अपन आगे बढ़ जाते हैं। चलो
अब देखो सर, अब अपन क्या बोलेंगे कि यार अगर मान लो इनके बीच में टाइट्रेशन नहीं हुआ तो यार टाइट्रेशन करवाएंगे कैसे, टाइट्रेशन करवाएंगे कैसे? तो करवाने से भी हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम ली चैटलियर प्रिंसिपल को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं? ली चैटलियर प्रिंसिपल को काम में लेते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें क्या बताता है उस बात को देखते हैं। देखो सर, आपने ना इक्विलिब्रियम पढ़ा है। मैं एक काम करता हूं, मेरे को चाहिए H+ भर भर के। अगर मेरे को 100% H+ मिल जाता है तो मेरा काम इजी हो जाएगा, क्योंकि मेरे को एक बार में एंड पॉइंट मिल जाएगा, मेरे को कंफर्म हो जाएगा कि भैया ये तेरा एंड पॉइंट है। तो बेटा मैं इसके लिए क्या करता हूं, ध्यान से सुनना, मैं इस प्रोडक्ट को हटा देता हूं। ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, अगर इस प्रोडक्ट को मैं यहां से हटा दूं तो रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि ली चैटलियर क्या कहता है, ली चैटलियर एक ही बात कहता है कि सर अगर आप लोग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो तो इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली अपने आप को वापस से क्या कर लेता है, स्टैब्लिश कर लेता है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। बेटा इसको हटाने के लिए हम जो चीज काम में लेते हैं वो क्या होता है, सिस 1,2-डाइऑल। ये नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। सिस 1,2-डाइऑल आपने सबने सुना हुआ है। ऑर्गेनिक का नाम है, सिस का मतलब एक साइड और डाई का मतलब दो, ऑल का मतलब एल्कोहल, यानी कि ऐसा ग्रुप या ऐसा स्पीसी जिसमें सिस पोजीशन पर दो क्या लगाओ, 1,2 पोजीशन पर आपका एल्कोहल या OH ग्रुप लगा हो, उसकी हेल्प से हम लोग इसका बैंड बजा सकते हैं। तो आ जाओ भैया, ये आप लोगों का क्या होता है, बोरॉन। ध्यान से सुनना भैया, ये कौन है OH, ये कौन है OH, ये कौन है OH और ये भी कौन है OH। यहां पर बोरॉन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव है। डाइऑल का मतलब क्या हो गया, ये आपका कार्बन, और यहां पर सिस पोजीशन पर डाइऑल लगाना है तो ये लो सर 1 और 2 पर हमने क्या लगा दिया, डाइऑल, ये बनता है। इधर भी क्या आ जाएगा बेटा, आपका कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये कौन है बेटा OH और ये भी कौन है आपका OH और ये कौन है आपका, ये रहा। यहां से क्या करते हैं, जैसे ही डाइऑल के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेटा, आप लोगों का H2O जो है वो क्या हो जाता है, यहां से निकल जाता है। H2O जब निकलता है, H2O निकलता है तो आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ये बोरॉन है, ये इसके क्या है बेटा, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये इधर बॉन्डेड होता है और इस टाइप से रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये आपके पास प्रोडक्ट आता है। बोरॉन पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। बोरॉन पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। अब सुनो सर, देखो सर, क्या यहां पर रिंग फॉर्मेशन हो गया। और आप जानते हो केमिस्ट्री में जब रिंग बनता है तो उसके लिए एक वर्ड काम में आता है। वो वर्ड क्या होता है, तो आप लोग क्या कहते हो, किलेट रिंग या चिलेट रिंग, जो बोलना चाहो। तो अपन क्या कह देते हैं कि यहां पर क्या हो जाता है, चिलेशन। चिलेशन होने की वजह से ये प्रोडक्ट क्या हो गया बेटा, हट गया। ये प्रोडक्ट हट गया तो अब रिएक्शन किधर जाएगी, आगे की तरफ। अब रिएक्शन किधर जाएगी बेटा, आगे की तरफ। अगर रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी तो H+ क्या मिलेंगे अपने को, भर भर के मिलेंगे। बेटा H+ अगर भर भर के मिले तो आप लोग क्या बोलोगे कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो आप लोग क्या बोल, ध्यान से सुनना, H+ की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाएगी तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर अब जो है वो वीक एसिड क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अपन क्या कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या करवा सकते हो, टाइट्रेशन करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें एंड पॉइंट मिल जाएगा। बात पल्ले पड़ गई, आसान है। तो चलो इन चीजों को मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। इन प्रेजेंस ऑफ सिस 1,2-डाइऑल, इन प्रेजेंस ऑफ सिस 1,2-डाइऑल reaction proceed in forward direction, reaction proceed in forward direction due to chilation, यानी कि चिलेशन के कारण रिएक्शन किधर जाता है बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। क्लियर है? अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो फायदा क्या होगा वो सुनना। अपन बोलेंगे कि now weak acid act as strong acid and titration is completed in presence of phenolphthalein
इन प्रेजेंस ऑफ फिनोल्फथैलीन, ये नाम सुना होगा, फिनोल्फथैलीन एज एन इंडिकेटर। ध्यान से सुनना बेटा क्या बोल रहा हूं कि सर ये जो रिएक्शन है आप लोग अब इसको कंप्लीट कर सकते हो, टाइट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हो किसकी प्रेजेंस में, फिनोल्फथैलीन एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, सूचक। आपने देखा होगा कि सर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर कोई भी टाइट्रेशन जब कंप्लीट होता है तो भैया टाइट्रेशन को कंप्लीट तो कर दिया, टाइट्रेशन को कंप्लीट तो कर दिया, लेकिन हमें क्या पता चला कि वो हुआ या नहीं हुआ, तो वहां पर हम क्या डालते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर जो है वो बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट में डाला जाता है, और जब टाइट्रेशन खत्म होता है, एंड पॉइंट आता है, तो वो अपने कलर में क्या करता है, चेंज दिखाता है। ऐसा आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, इंडिकेटर है ना, पीएच निकाला होगा इंडिकेटर का वहां पर, तो वो बात बेटा इसकी है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि फिनोल्फथैलीन एज एन इंडिकेटर। क्लियर है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब अपन क्या कह रहे हैं कि ये कौन सी पीएच रेंज में काम करता है, तो अपन क्या कहते हैं कि इस फिनोल्फथैलीन की पीएच रेंज जो होती है वो होती है 8.3 से लेकर 10 तक। इस बेसिक पीएच में क्या करता है, ये काम करता है, और इस प्रकार आपकी टाइट्रेशन जो है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। फोटो खींचो बेटा, ये होती है आपकी टाइट्रेशन का कंप्लीशन। फटाफट फोटो खींच लो और आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कि क्या हुआ है। आस्था ने लिखा है कि सर अगर लंबे टाइम तक H2O में रहे तो कुछ नहीं हो सकता। अभी बात करते हैं बेटा, अभी बात करते हैं। हाँ भाई, सबका काम हो गया, सबका काम कंप्लीट है। चलो आगे बढ़ते हैं, बच्चों के क्वेश्चन पे बात करते हैं। डन हो गया भाई सबका, डन डनाडन बोल दो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो हाँ भाई, देखो भाई आस्था ने क्वेश्चन लिखा है, सर अगर लंबे टाइम तक H2O में रहे तो कुछ नहीं हो सकता क्या। बेटा एक बात बताओ आस्था, इस सवाल का जवाब आप खुद ही दे दोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यार एक बात बताओ, मैं आपसे ये कह दूं, मैं बिटिया आपसे ये कह दूं कि क्या आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है क्या, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर 11th क्लास में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, इस क्लास में जो भी बैठा है एटलीस्ट उसने 11th तो पढ़ा होगा, है ना। 12th तो चलो मान लो कोविड की भेंट चढ़ गया, लेकिन 11th तो उसने पढ़ा होगा। ठीक है, तो 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम तो पढ़ा ही होगा, बहुत आसान सा चैप्टर होता है। बेटा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो अपन क्या कहते हैं कि हाँ सर पढ़ा है। आस्था बिटिया केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है क्या आपने, हाँ या ना, जल्दी बोल। फिर इस क्वेश्चन का जवाब देख, तू खुद ही दे देगी बेटी, जल्दी बोल बिटिया, क्या आपने पढ़ा है क्या। यस। अब उसमें एक बात बताओ कि बेटा अगर कोई इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया और उस इक्विलिब्रियम को आप छोड़ दो, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर ना लगाओ, तो क्या ऐसा थोड़ी होता है कि वो बाई डायरेक्शनल रिएक्शन जो है वो यूनिडायरेक्शनल में अपने आप बदल जाएगी, क्या ऐसा होता है क्या, हाँ या ना में जवाब दे। याद नहीं, अरे छोरी बावली छोरी, बोलो पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो चल ये बता कि कोई भी बाई डायरेक्शनल रिएक्शन होती है बेटा, अपन उसको छोड़ देते हैं, लंबे टाइम तक पड़ा रहने देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो यूनिडायरेक्शनल में बदल जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम अपने आप ही स्टैब्लिश रहता है बेटा, अपन उसको स्टैब्लिश नहीं करते हैं, बात पहले पड़ गई, वो ऑटोमेटिक स्टैब्लिश रहता है। तो जब वो स्टैब्लिश है तो आप उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ा रहेगा, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि लंबे टाइम के बाद बेटा वो क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन में चला जाएगा। बात पहले पड़ गई बेटा, क्लियर, बिल्कुल नहीं होगा। ओके बेटा, बात क्लियर हो गई ना आस्था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये आप लोगों का टाइट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड का पॉइंट खत्म होता है। अगले पॉइंट पर आपको लेके चलता हूं, अगले पॉइंट पर आपको लेके चलता हूं। अगला पॉइंट आपको बताता हूं, ध्यान से सुनते जाना और बात को समझते जाना। देखना सर क्या होने वाला है आपके साथ, देखना क्या होने वाला है आपके साथ। बहुत ही सिंपल सी चीज होने वाली है, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ सकते हो और बहुत आसानी से जवाब भी दे सकते हो। देखना अगला जो पॉइंट है बहुत ही प्यारा पॉइंट है, देखना, हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड, हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड।
हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के हीटिंग की अपन बात करते हैं कि बोरिक एसिड जो है उसका हीटिंग कैसे होता है। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे और बात को समझना कि बोरिक एसिड को जब हीट करते हैं तो क्या होता है। आप लोगों के पास होता है H3BO3, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। ध्यान से सुनना भाई, इस बोरिक एसिड को आप कर दो हीट तो ये क्या निकाल देता है, पानी। पानी निकलता है तो बेटा बनता है HbO2। HbO2 को आप बोलते हो मेटाबोरिक एसिड। क्या बोलते हो, मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, ये जो मेटाबोरिक बनता है तो इसलिए इसके बापू से पहले, इसके पेरेंट से पहले आप क्या लगा सकते हो, ऑर्थो, तो ये होता है ऑर्थोबोरिक एसिड। मेरे बच्चे इसको अब आगे देख के चलते हैं। इसके लेने हैं 4 मोल। इसके कितने मोल लेने हैं, 4 मोल। 1 मोल पानी क्या कर दो, निकाल दो। 4 मोल में से 1 मोल पानी क्या कर दो, निकाल दो। बात समझना बेटा, क्या बोला, इसके 4 मोल ले लो, 1 मोल पानी निकाल दो तो हाइड्रोजन कितने बचेंगे, 2, बोरोन कितने बचेंगे, 4, और ऑक्सीजन कितने बच जाएंगे, 7, H2B4O7। इसको बेटा आप लोग बोल सकते हो, ये था मेटा और टोटल 4 मेटा है तो नाम क्या आ जाएगा, टेट्रा मेटा बोरिक एसिड। क्या बोल देंगे, टेट्रा मेटाबोरिक एसिड। आप बेटा आगे इसको और हीट करो, और हीट करने का मतलब है बेटा रेड हॉट, एकदम से भयंकर वाला गर्म कर दो। भयंकर वाला गर्म करते हो, बढ़िया वाला, तो ये क्या बना देता है, B2O3। B2O3 को आप लोग क्या बोलते हो, बोरोन सेस्क्यू ऑक्साइड। सेस्क्यू ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में लास्ट में मैं बता चुका हूं। ये सारी कहानी आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है। ये सारा खेल आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके सर, ये कहानी होती है इसकी। तो फटाफट से चेपो, आगे बढ़ते हैं। फोटो खींचो। हाँ भाई, इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन स्टेबल हो गया। अच्छा बिटिया, बहुत सारी बातें लिख दी आपने। मेरे पूछने का मतलब था कि लंबे टाइम तक पड़ा रहेगा तो वहाँ भी तो H+ ज़्यादा हो गए ना। अरे बेटू, वही तो मैंने समझाया था, H+ ज़्यादा नहीं होगा बेटा। इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या चलती है, सेम रेट से चलती है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन क्या बन जाती है बेटा, सेम बन जाती है। याद करो, जब इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाया जाता है तो टीचर आपसे कहता है कि एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल, नॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो इक्वल बने या ना बने वो कोई मुद्दा नहीं है, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता, वो अलग कहानी है। अपन क्या कहते हैं कि वहां पर इंपॉर्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्या बन जाती है बेटा, सेम बन जाती है। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम बनती है, जिसकी वजह से जितना फॉरवर्ड में जाएगा उतना बैकवर्ड में वापस उसी रेट से वापस चला जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, वहां पे कांस्टेंट हो जाती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है बेटा, कांस्टेंट हो जाती है। अब आप बिना एक्सटर्नल फैक्टर के उसको लंबे टाइम पड़ा रहने दो, ठीक है, आपको बात पल्ले पड़ जाएगी। ओके, ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका बोरिक एसिड क्या होता है, कंप्लीट। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं कि क्या होने वाला है, कि क्या होने वाला है। देखो सर, अब जो होने वाला है, अगला टॉपिक आने वाला है, अगले कंपाउंड की बात करते हैं। अगला जो कंपाउंड है वो क्या होता है, बोरेक्स। बोरेक्स का दूसरा नाम होता है टिंकल और तीसरा नाम होता है सुहागा। पढ़ा होगा ना, सोने पे सुहागा, वही वाला है ना। और इसको क्या बोलते हैं, Na2B4O7.10H2O। ये होता है सोने पे सुहागा, ठीक है। गांव में कहावत कहते हैं ना बेटा कि ये तो सोने पे सुहागा हो गया, मतलब सोने पे बोरेक्स हो गया, है सोने पे सुहागा हो गया, है ना। चलो बात करते हैं।
अब ध्यान से सुनना कि क्या होता है बोरेक्स और कैसे बनता है। सबसे पहले बेटा हम इसकी बात करेंगे किसकी, प्रिपरेशन की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, प्रिपरेशन की। अगर बेटा मैं इसके प्रिपरेशन की बात करता हूं, अगर मैं इसके प्रिपरेशन की बात करता हूं तो क्या होने वाला है, सुनना। प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले लिया जाता है Ca2B6O11.5H2O, ये कंपाउंड लिया जाता है। ये जो कंपाउंड होता है इस कंपाउंड को बोला जाता है कोलिमेनाइट। क्या बोला जाता है, कोलिमेनाइट। कोलिमेनाइट क्या होता है बेटा, एक और होता है। कोलिमेनाइट क्या होता है, एक और होता है। और जब हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो सर, ये एक सोल्ट है, इस सोल्ट में क्या क्या होता है, तो ये कैल्शियम है, तो दो तो क्या होते हैं, कैल्शियम के ऑक्साइड। ध्यान से सुनना, बोरोन है तो साथ में क्या होता है, B2O3। कितने बोरोन हैं, तो अपन बोलेंगे 3। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये कितने हो गए, 9, और ये कितने हो गए, 2, तो कितने हो गए, 11 ऑक्सीजन, 2 ये हो गए 6 बोरोन। ये इस फॉर्म में मिलता है, ये इसका कंपोजिशन होता है। ठीक है, लिखने का तरीका है अपना अपना, ये बेस होता है, ये एसिड होता है, ये सॉल्ट होता है, सिंपल। इसकी रिएक्शन जो है, इसकी जो रिएक्शन है, किसकी, कोलेमेनाइट की जो रिएक्शन है वो करवा दी जाती है बेटा किसके साथ, तो अपन कहते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, उसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। सुनना, Na2CO3। देखो बेटा, रिएक्शन याद करने के बजाय लिखना सीखना। सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये भी सोल्ट है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सोडियम का ऑक्साइड और साथ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड और बेस बना दो इसको। देखो जब मिलाओ दोनों Na2CO3 बन जाते हैं, एक ही बात है। तो अपन क्या कहते हैं कि जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो अपन क्या बोलेंगे, एसिड बेस रिएक्शन फिर करवा दो, तो आप लोग क्या बोल दोगे, आप लोगों के पास कैल्शियम और CO2 रिएक्शन कर जाते हैं और क्या बना देते हैं, CaCO3। ये पीपीटी की फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, अब इधर बचा सोडियम, इधर बचा बोरॉन, तो ये दोनों रिएक्शन करते हैं और बना देते हैं Na2B4O7 और साथ में क्या बनाते हैं, NaBO2। ये प्रोडक्ट बनते हैं। ये तो पीपीटी में चला जाता है। ये जो बच जाता है ना बेटा, इस बचे हुए का हम करवाते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन। क्या करवाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण। क्लियर है, क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं मेरे बच्चे। जब इसका क्रिस्टलाइजेशन होता है तो दो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। एक तो मिल जाता है Na2B4O7.10H2O, ये मिल जाता है। और दूसरा जो है, सेकंड प्रोडक्ट जो है वो आपको क्या मिल जाता है, तो अपन कहते हैं NaBO2, ये मिल जाता है। अपन कहते हैं कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था वो मिल चुका है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं। बेटा जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हो तो आप लोगों को फिर से क्या मिल जाता है, Na2B4O7 और साथ में क्या मिल जाता है, Na2CO3। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ये कहानी किसकी होती है, तो अपन कहते हैं कि ये कहानी बोरेक्स के प्रिपरेशन की होती है। फोटो खींचो बेटा और कोई दिक्कत हो तो बताओ, फोटो खींचो और कोई दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी जल्दी फोटो खींचो और कोई समस्या लगे तो बताओ, नहीं है तो डन डनाडन बोलो, आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो बहुत बढ़िया, सब बच्चों के जवाब आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। डन 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 डन, चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आगे लेके चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो सर, ये तो बोरेक्स को हमने बनाना सीख लिया। बोरेक्स कैसे बनता है, क्यों बनता है, कहाँ बनता है, कब बनता है, कितना बनता है, क्यों बनता है, ये बात हम लोगों ने कर ली। अब अगले पॉइंट पर, अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। अगले टॉपिक की बात करते हैं। वो क्या है कि सर अगर बोरेक्स को हीट करें, अगर बोरेक्स को गर्म करें तो क्या होता है। आ जाओ, तो अपन यहां पर बात करते हैं हीटिंग ऑफ बोरेक्स।
बोरेक्स की हीटिंग से क्या मिलता है? तो ध्यान से सुनना, बोरेक्स जो होता है Na2B4O7.10H2O, इसको आप लोग बोलते हो बोरेक्स। बेटा आप लोग इसको कर दो हीट, तो आपको जो पहला प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है Na2B4O7। जितना भी पानी है वो सब का सब निकल जाता है और ये क्या हो जाता है, एनहाइड्रस हो जाता है। ये जो Na2B4O7 जो होता है निर्जलीय एनहाइड्रस, ये फूलना स्टार्ट करता है, ये स्वेल अप होना स्टार्ट करता है, इसमें स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। स्वेल अप का मतलब क्या होता है, फूलना, ठीक है। ये ऐसे फूलना स्टार्ट करता है। फिर क्या करते हैं, जब इसको और आगे हीट करते हैं तो हमारे पास बनता है NaBO2 और साथ में क्या बनता है, B2O3, ये बनते हैं। ये जो दोनों हैं इनको बोला जाता है क्या, बोरेक्स। ध्यान से सुन लेना, इसको बोलते हैं बोरेक्स बीड। क्या बोलते हैं, बोरेक्स बीड, है ना। बोरेक्स मन का मोती जैसी स्ट्रक्चर यहां पर बन जाती है। ओके, अब ये जो है एक काम करते हैं, इसमें आप डाल दो कोबाल्ट का ऑक्साइड। क्या डाल दो, कोबाल्ट का ऑक्साइड। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है, CO2 होल थ्राइस, ये प्रोडक्ट बन जाता है। ये जो प्रोडक्ट बनता है इसका कलर कैसा आता है, ब्लू कलर। तो हमें क्या मिल जाता है, ब्लू बीड मिल जाती है। इसको बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। अलग से पढ़ाऊंगा पूरा बोरेक्स बीड टेस्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी टेस्ट होते हैं सब अलग से एक एक करके आपको पढ़ाए जाएंगे, क्लियर है। तो ये सिर्फ यहां पर हिंट दे के छोड़ रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही बताया हुआ है, ठीक है। आगे से अलग से पूरा टेस्ट आपको बताया जाएगा। तो फोटो खींचो बेटा कि क्या होता है। अच्छा, कोबाल्ट +2 में ये यहां पे 2 आएगा बेटा, ठीक है। फोटो खींचो, फटाफट से फोटो खींचो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबने फोटो खींच लिया। चलो आगे लेके चलते हैं आपको अगले पॉइंट पर, बोरेक्स में लास्ट पॉइंट, ठीक है। बोरेक्स छोटा सा है, बोरेक्स में कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बोरेक्स बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाता है। तो चलिएगा बोरेक्स में अंतिम पॉइंट की बात करते हैं। बोरेक्स क्या है, कैसे है, क्यों है, ध्यान से सुनना। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं कि अगर बोरेक्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, उसकी अपन बात करते हैं। तो सुनना, बोरेक्स क्या होता है, तो आप बोलते हो Na2B4O7.10H2O। बेटा ये एक सोल्ट है, आप लोग इसकी पानी के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये क्या बना देता है, 2 मॉलिक्यूल NaOH के और साथ में 4 मॉलिक्यूल किसके बन जाते हैं, तो आप क्या कहते हो, 4 मॉलिक्यूल बन जाते हैं H3BO3 के। 2 मॉलिक्यूल NaOH के बन जाते हैं और 4 मॉलिक्यूल किसके बन जाते हैं, H3BO3 के बन जाते हैं, क्लियर है। बट आप लोग एक बात जानते हो, आप लोग एक बात जानते हो कि H3BO3 जो होता है, ध्यान से सुनना, H3BO3 जो होता है वो लेविस एसिड होता है और NaOH जो होता है उसमें OH- एक लेविस बेस बन जाता है, यानी कि लेविस एसिड और लेविस बेस बनता है। तो ये O- Na+ और O- जो होता है ये इस पर अटैक करता है और आपके पास बेटा एक नवा प्रोडक्ट बन जाता है और वो नवा प्रोडक्ट क्या होता है, BOH होल फॉर -1 और चार्ज क्या आ जाता है, +1, यानी कि Na+1, क्लियर है, बात पहले पड़ गई। ये कहानी आपके पास होती है, ओके। अब देखना, अब अपन क्या कहते हैं कि सर NaOH के कितने मोल हैं, 2 मोल, तो बोरिक एसिड के भी कितने मोल हैं, 2 मोल, क्लियर है। ये आपके पास बन जाते हैं। अगर ये आपके पास बन जाते हैं तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर 2 NaOH रिएक्शन में थे, दोनों NaOH क्या हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। यहाँ पर टोटल 4 थे तो 4 में से 2 क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट, तो आपके पास पीछे कितने बचते हैं, 2। तो आप लोग क्या बोलते हो कि फाइनल रिएक्शन में आपके पास क्या बनता है, Na2B4O7.10H2O, साथ में क्या आता है, वाटर, और ये क्या बन जाता है, तो अपन क्या कहते हैं, 2 मॉलिक्यूल तो H3BO3 के बन जाते हैं और 2 मॉलिक्यूल बेटा किसके बन जाते हैं, NaBOH होल फॉर के क्या हैं, बन जाते हैं।
ये कंडीशन आपके सामने बन जाती है, ठीक है, ये कहानी आपके सामने होती है। अपन क्या कहते हैं कि सर ये क्या होता है आप लोगों का वीक एसिड, और ये क्या है बेटा, सोल्ट है, सोल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है। तो आप लोग क्या कहते हो कि अगर आपके पास ऐसा कोई कंपोजिशन बनता है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा, ऐसे कंपोजिशन को क्या बोला जाता है, तो आप लोग क्या बोलते हो, बफर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। लेकिन बफर कैसा है, तो अपन लोग क्या कहते हैं कि सर ये एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन आपका बन जाता है। ये कहानी किसकी होती है, तो आप कहते हो इसकी होती है। खींचो फोटो, खींचो फोटो, कहानी को खत्म करो। हो गया, डन है, हो गया, डन बेटा सबका। चलो, ये कहानी आपकी क्या होती है, यहां पर खत्म होती है। किसकी, तो अपन कहा बोरेक्स की। अब देखो सर, कल के लेक्चर में अपन बात करेंगे बोरोन में एक लास्ट पॉइंट होता है हमारे पास बोरोन फैमिली में। वो क्या होता है, तो अपन कहते हैं उसको कहा जाता है आप लोगों का डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या उसके केमिकल रिएक्शन होते हैं, कैसे हम उसको काम में लेते हैं, उन सब चीज़ों पर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है सर, तो ये कहानी आप लोगों की यहाँ पर ख़त्म होती है। बाकी मिलते हैं कल के लेक्चर में। कोई दिक्कत हो तो बेटा बता देना, ठीक है। चलो भैया, मिलते हैं। थैंक्स अलॉट सर फॉर क्लियर माई ऑल डाउट्स। अरे बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। टीचर का काम ही क्या होता है, बच्चे के डाउट्स को क्लियर करना। अगर बच्चे के डाउट्स ही क्लियर नहीं हुए तो फिर काय का टीचर। टीचर ने पढ़ाया, बच्चे के डाउट और बढ़ गए तो उसको टीचर नहीं बेटा, फिर तो उसको गड़बड़ झाला कहते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।